एवरीवन, इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले। यानी चैप्टर के जो अंदर से क्वेश्चन रहता है उसको भी साथ में आपका अभ्यास से जो क्वेश्चन पूछता है वो भी, यानी पूरा चैप्टर ही कंप्लीट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आप देखिए कि वायु को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को मैग्नाल के रगड़ कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत उसके ऊपर से हट जाए, जो वायुमंडल ऑक्सीजन और CO की अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें संतुलित करना था, यानी जो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्लोराइड बनता है, उसको हम लोग को बैलेंस करना था। तो आप देखो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 2HCl हो जाता है, क्योंकि दोनों में देखो 2 लगा हुआ है। बैलेंस करना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी। बट यहाँ पे हम लोग अगर समझाने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो बस सॉल्यूशन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बोडियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो आप देखो कि इसको हम लोग 3BaCl से लिख सकते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने AQ लिखा है। ये AQ क्या होता है, जैसे S से सॉलिड होता है, AQ से जो लिक्विड टाइप का होता है वो होता है। उसी तरीके से क्या हो जाता है कि इसकी अवस्था को दर्शाया जाता है, तो वही है AQ प्लस Al2। आप देखो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बोलने की जरूरत है, आप डायरेक्ट देखो कि क्या आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का। थर्ड में 2Na प्लस 2H2O इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। उसी तरीके से हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में इन सभी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे जल में बोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाता है। यही विलियम को हम AQ से लिखते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है एक तरीके से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 बाई प्रोडक्ट BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड नंबर का आंसर हो जाएगा NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। और आपका जो पेज नंबर 11 है उसमें जो क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ यानी X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखना है, साथ में हमें X के जल के साथ अभिक्रिया को भी लिखना है। तो आप देखो यहाँ पे जो X है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है, CaO होता है, CaO, जिसको कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड कहते हैं। और ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो उसका समीकरण है CaO प्लस H2O। H2O जल का फॉर्मूला है, तो बाई प्रोडक्ट क्या हो जाता है, तो CaOH2 हो जाता है। उसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप 1.7 में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे की दोगुनी हो जाती है, इस गैस का नाम बताइए। तो आप देखिए कि जब हम जानते हैं कि जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है, इसीलिए यह वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया से हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु में बदल देता है, अतः हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से दोगुनी हो जाती है। ठीक है। तरीके से पेज नंबर 15 का क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो यह विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आप देखो कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन से है कॉपर को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है। इसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जो क्रियाकलाप है उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना। तो आप देखिए कि जब सिल्वर नाइट्रेट विलियम में सोडियम क्लोराइड विलियम मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त होता है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, और इसको हम लिखेंगे AgNO3 प्लस NaCl बाई प्रोडक्ट, इस एरो को हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट AgCl प्लस NaNO3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि उपापचयी और अपापचयी क्रिया का हम लोगों को पहचान करना है। तो पहले देखो कि ये उपचयित होने वाला पदार्थ सोडियम तथा अपचयित होने वाला पदार्थ इसमें क्या है, तो ऑक्सीजन है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम है और अपचयित होने वाला ऑक्सीजन है। उसी तरीके से सेकंड में क्या है कि उपचयित होने वाला है हाइड्रोजन तथा अपचयित होने वाला है कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। यहाँ पे हमें क्या करना है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आप देखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी 1 और 2 जो है वो असत्य है। सीसा अपचयित होता है, ये गलत है, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप देखो कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है, जो Fe2O3 प्लस 2Al बाई प्रोडक्ट Al2O3 प्लस 2Fe क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी।
लोहे चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर क्या होता है? तो आप देखो कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। उसी तरीके से 4th नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो आप देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिक्रिया तथा उत्पादन दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है। जब उसकी परमाणु की संख्या समान होती है तो वो संतुलित हो जाएगा। उदाहरण के लिए 2H2 + O2, तो क्या हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षण नियम को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, उसी के बाद हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो इसको हम लोगों ने संतुलित भी कर दिया यहाँ पे और इसको समीकरण में बदल भी दिया। तो ये बोल बोल कर बोर्डिंग हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो आंसर। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी वही था कि हम लोगों को संतुलित करना था, और ये क्वेश्चन आप देखो 2009 में पूछा गया है। कई बार क्या होता है, बिहार बोर्ड या कोई भी एग्जामिनेशन वो क्वेश्चन रिपीट करके पूछते हैं। तो अगर आप पहले के 10 साल का अगर अच्छे से रिवीजन कर लेते हो ना, पहले का मतलब बिना कुछ याद किए सिर्फ 10 साल का, तो भी आपका 70% ऐसे ही आ जाते हैं बोर्ड्स में, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? चैप्टर आप देखो लिमिटेड है, पढ़ना सेम चीज़ है, तो क्वेश्चन थोड़ी अलग हो जाएगा, सेम ही रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन में भी वही था कि हम लोग को संतुलित करके लिखना था, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। 8 नंबर में भी सेम क्वेश्चन ही था। ठीक है, आप देख सकते हो आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरणतः प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4 + 2O2 बाई प्रोडक्ट CO2 + 2H2O हो जाता है और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या हो जाती है? देखो, जिसमें ऊष्मा निकल रहा है उसको ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी गर्माहट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित हो जाती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है डेफिनेशन। फिर है बहुवैकल्पिक प्रश्न। अब हम लोगों का यहाँ से चैप्टर स्टार्ट। सॉरी, एक मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है, मैं एक मिनट निकाल रही हूँ। हाँ, वो क्योंकि एक बार ही सॉल्यूशन बना कर रख लेती हूँ ना, वो 8th क्लास का था। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। तो आप देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। श्वसन क्रिया को समीकरण रूप से निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है, जिसको आप देखो कि ये जो हमारा फॉर्मूला, ये बायो में भी हमने याद किया कि C6H12O6 + 6O2 बाई प्रोडक्ट 6CO2 + H2O + ऊर्जा। उसी तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? देखो, वियोजन मतलब होता है टूटना, संयोजन मतलब होता है जुटना, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ही। यहाँ पे देखिए कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल यौगिक वियोजित होकर 2 अथवा अधिक पदार्थ देता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 अथवा अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पादन करता है। जैसे देखो, वियोजन में क्या हो जाएगा? CaCO3 टूट के CaO और CO2 बन जाएगा, तो ये तो टूट गया तो वियोजन हो जाएगा। और यहाँ पे CaO + H2O जोड़ के क्या बन गया? तो AOH2 बन गया, तो यहाँ पे जुड़ गया, इसलिए ये संयोजन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उन वियोजन अभिक्रिया को एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो आप देखो कि नियोजन अभिक्रिया में कुछ प्रकार निम्नलिखित है। पहला, नियोजन नहीं, वियोजन हो जाएगा। ऊष्मा द्वारा वियोजन, जैसे CaCO3 में अगर हम ऊष्मा देते तो ये CaO और CO3 में बन जाता है। उसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है कि प्रकाश द्वारा वियोजन, तो आप 6CO2 को 12H2O के साथ जब प्रकाश के साथ इसका वियोजन करवाते हैं तो ये इसी में बन जाता है C6H12O6 + 6H2O + 6O2। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा द्वारा वियोजन, तो जब हम H2O को विद्युत द्वारा तोड़ते हैं यानी जल को, तो वो H2 + O2 में बदल जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो आप देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है,
तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक चीज़ क्या करता है दूसरे चीज़ को विस्थापित कर देगा तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे CuSO4 प्लस Zn, तो यहाँ पे देखो कि Zn क्या है कि Cu को विस्थापित कर दिया और Cu की जगह पे Zn यहाँ ले लिया और SO4 वही और यहाँ Zn की जगह पे Cu आ गया। यानी जब कोई एक अपना जगह को चेंज करता है ना तो उसे ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पे आप देखो Cu क्या हो गया यहाँ पे आ गया और Zn यहाँ पे आ गया, तो इन्होंने अपने जगह को चेंज किया। उसी तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाती कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में आयन का आदान प्रदान करता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे देखो AgNO3 प्लस NaCl, तो यहाँ पे Ag जो है यानी सिल्वर जो है वो किसके साथ था, NO के साथ था, लेकिन यहाँ पे देखो वो क्लोरीन के साथ आ गया। और भाई Na जो है वो क्लोरीन के साथ था तो वो यहाँ पे NO3 के साथ आ गया। तो दोनों ने आपस में एक्सचेंज किया तो उसको हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन। जब एक एक्सचेंज करेगा तो उसको एक विभाजन और दोनों एक्सचेंज करेगा तो वो द्विविभाजन। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया ना तो आप एक बार कमेंट कर देना। मैं इतनी अच्छी ट्रिक से बताऊंगी ना कि आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हो, तो एक बार कमेंट कर देना। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया की अभिक्रिया को लिखिए। तो आप देखो कि सिल्वर में के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु विस्थापन किया जाता है। जैसे कॉपर प्लस AgNO3 बाई प्रोडक्ट क्या हो जाता है तो CuNO3 हो जाता है, साथ में 2Ag हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो जिस अभिक्रिया से अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जब दो विलयन को मिलाया जाता है और उसकी अभिक्रिया में श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल के अविलय होता है उसे अविलय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, जैसे आप देखो सर्फ क्या है दूसरा चीज़ है, पानी क्या है दूसरा चीज़ है। जब दोनों को मिलाते हैं और बहुत उसको हाथ से हिलाओ तो ऊपर क्या है फेन फेन टाइप का आ जाएगा वाइट कलर का, जो कि पानी में नहीं घुल सकता है, वो पानी के ऊपर आ जाता है, उसी को अवक्षेप कहते हैं। तो ये लैंग्वेज हम लोग को नहीं समझ में आता, जब उसको कोई अच्छे से समझा देता है तो आराम से याद आता है। तो उसी फेन या फिर उसको क्या बोलते हैं एक और झाग है ना, झाग को ही अवक्षेपण कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण, यानी उपचयन के लिए भी 2 उदाहरण देना और अपचयन के लिए भी। तो उपचयन किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन के योग और हाइड्रोजन के ह्रास को उपचयन कहते हैं। यानी कोई अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ह्रास मतलब होता है घटना, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाता है हाइड्रोजन घट जाता है तो उसको उपचयन कहेंगे। और इसी के अपोजिट जब ऑक्सीजन घट जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको अपचयन कहेंगे। याद कर लो, उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन घटेगा, और अपचयन में ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो क्या हो जाएगा X यहाँ पे कॉपर, क्योंकि जब आप कॉपर को गर्म करते हो तो वो काले रंग का हो जाता है। हो गया। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो आप देखो कि लोहे की वस्तु को हम पेंट करते हैं, उसकी अभिक्रिया वायु की उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं होती तथा वो जंग लगने से बच जाता है। देखो लोहा क्या होता है ना कि वो जल से और वायु से अभिक्रिया करके जंग लगा देता है, तो वो भूरा भूरा कलर का, और वो लोहा को कमज़ोर कर देता है। तो इसीलिए अगर हम उस पर पेंट कर देते तो वो जंग नहीं लगता, इसलिए ग्रिल वगैरह आप देखते हो ना घर में लोहे का जो भी चीज़ होगा, ड्राम, उसके बाद क्या उसको कहते हैं ट्रंक वगैरह, ड्राम मतलब बड़ा बड़ा, उसको पेंट कर दिया जाता है कि वो उसमें जंग नहीं लग पाए। 19 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2009 में पूछा गया था कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो अब देखो कि तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखते हो मम्मी लोग अभी अगर ट्रेन से जाओगे तो लिट्टी वगैरह बनाती है ना, तो उसमें वो इस सब ट्रिक का यूज़ करती है ताकि वो लंबा चले। अगर लिट्टी बनाएंगी तो उसमें प्याज नहीं डालेंगी, लहसुन नहीं डालेंगी, तेल नहीं डालेंगी, तो ऐसा करके वो बनाती है ताकि वो ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं हो पाए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पदों का वर्णन करें, यानी हमको संक्षारण को बताना है और विगंधिता को बताना है। तो पहले संक्षारण समझते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल,
आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्लियर? यानी धातु जब अम्ल और आर्द्रता में आएगी तो वो संक्षारित हो जाती है, उसको ही संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। जैसे आप देखो चांदी वगैरह का रिंग ये सब खरीदोगे ना, या फिर पैर में क्या पहना रहता है, बिछुआ, पायल, ये सब, तो वो देखोगे ना, अगर अच्छी क्वालिटी का चांदी नहीं रहेगा तो वो येलो हो जाएगा। उस तरीके से अगर आप तांबे का कुछ ले रहे हो तो वो ग्रीन ग्रीन का ऊपर का गंदा टाइप का लग जाता है, ग्रीन कलर का, तो ये इसी को ही संक्षारण कहते हैं। और दूसरा है विकृत गंधिता। तो जब वसा और तेल, ये हमारा भी पहले वाला क्वेश्चन है, बनाए रखने में खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन की क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इससे एक विशेष गंध आने लगता है और इसका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अचार, मुरब्बा, ये सब वो खुली हवा में रखने से खराब हो जाता है। देखते हो मम्मी लोग अचार को देखना कितने अच्छे से रखती, एकदम जार में डाल के ऊपर से कपड़ा वगैरह लगा के बंद करके, मतलब बहुत उसको अचार को संभाल के रखना पड़ता है। फिर जितना पुराना अचार होता है ना उतना टेस्टी लगने लगता है, लेकिन अगर आप उसको पानी के हाथ से छू दोगे, थोड़ा हवा लग जाएगा तो उससे वो खराब हो जाता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखो हमने 16 ही मिनट में क्या किया कि सॉल्यूशन को भी बता दिया, साथ में चैप्टर के अलग क्वेश्चन को भी बता दिया। सो आप चैनल पे आप इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर और अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।